वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑनलाइन सेफ्टी क्लासेस लर्न करने हैं ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डीएससी रेगुलेशन एक्ट। डीएससी रेगुलेशन एक्ट क्या है, डीएससी एक्ट कब की ज़रूरत क्यों पड़ी, डीएससी एक्ट क्या कहता है स्पेशली हेल्थ सेफ्टी के लिए, डीएससी एक्ट में सुधार क्यों किया गया था और नया डीएससी एक्ट कब लागू हुआ है और क्यों। ये सारे अपडेट हैं, न्यू अपडेट हैं। अगर आप एक सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, सेफ्टी एडवाइज़र हैं, सेफ्टी मैनेजर हैं, सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं, इवन सेफ्टी डायरेक्टर, ऑडिट, जो कुछ भी हैं, तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए। तो सबसे पहले डीएससी रेगुलेशन एक्ट। अभी इस एक्ट को समझने के लिए आपको डीएससी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इसके पहले डीएससी क्या है इसके बारे में ज़रूर उस वीडियो को देखें, ताकि आपको और भी जानकारी हो जाए और समझने में कोई दिक्कत ना आए। हम एक एक करके आज बात करेंगे। हमारे पास 5 तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, डीएससी रेगुलेशन एक्ट क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तीसरा क्वेश्चन है डीएससी एक्ट क्या कहता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि डीएससी एक्ट में क्या सुधार किया गया था और क्यों किया गया था। और नया, इस समय की मैं बात करूं तो नया डीएससी एक्ट क्या है और कब इसे लागू कर दिया गया है। जी हाँ, ये सभी न्यू अपडेट है और इस अपडेट को हम जानते हैं, एक एक करके नई चीज़ों को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डीएससी रेगुलेशन एक्ट की, तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ द डीएससी रेगुलेशन एक्ट। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट लेजिस्लेशन, यानी कि डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट से सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए जो कुछ भी नियम बनाए गए, लेजिस्लेशन बनाए गए, उसे हम डीएससी रेगुलेशन एक्ट के नाम से जानते हैं या जाना गया। द हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट 1992, सबसे पहले 1992 में 1992 में इस एक्ट को बनाया गया था, क्योंकि उस समय जो इसकी समस्या आ रही थी वो बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी, जिसके वजह से एम्प्लॉयर को भी परेशानी होती थी, क्योंकि उसके खर्चे बढ़ जाते थे, उसके प्रीमियम बढ़ जाते थे, तमाम तरह की परेशानी आती थी। और यहाँ तक कि जो कुछ भी, सपोज करिए कि एक कंपनी एक वर्कर के ऊपर, एक एम्प्लॉय के ऊपर काफ़ी खर्च करती है और वह अचानक बीमार पड़ जाए किसी वजह से, तो उसमें नुकसान किसका जाएगा? नुकसान दोनों लोगों का ही होगा। एक तो कंपनी का होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो अगर मॉरल एक्सपेक्टेशन को देखें तो उस इंडिविजुअल पर्सन जो एम्प्लॉय और वर्कर के रूप में काम कर रहा है, उसको ज़्यादा नुकसान होता है, उसकी पूरी लाइफ जो है उससे इफेक्टेड हो जाती है। इस एक्ट को, जो यह एक्ट जो है रेगुलेशन एक्ट बनाया गया इसलिए क्योंकि प्रोटेक्टिंग वर्कर फ्रॉम द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद डीएससी। डीएससी से जो भी रिस्क एसोसिएट हो रहा है उससे हम कैसे बचाव करें, उससे कैसे हमें निजात मिले, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तमाम तरह की जो हमारी जो बॉडी इंजरी होती है वो ना हो। क्योंकि डीएससी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन यह पूरी लाइफ को अफेक्ट कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी पूरे लाइफ में लोग बैठे रह जाते हैं, अपाहिज तक हो जाते हैं इसकी वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज ड्यूटीज आल्सो अप्लाई टू द सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसा नहीं था कि ये डीएससी रेगुलेशन एक्ट जो बनाया गया था ये ओनली फॉर एम्प्लॉयर या ओनली फॉर कंपनीज और ओनली फॉर कॉरपोरेट, बट ये जो रेगुलेशन एक्ट बनाया गया ये सबके लिए बनाया गया। दीज ड्यूटीज ऑल्सो अप्लाई द सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्राइवेट में भी हैं, अगर आपके यहाँ लोग काम करते हैं तो भी आप पर वह समान रूप से लागू होगा। ये डीएससी रेगुलेशन एक्ट कहता है। यानी 4 उसमें इसको मेन रखा गया था, ये 4 बातें। यानी रेजोल्यूशन बनेगा, फिर ये इसका नाम दिया गया 1992। ये किसके लिए था? हेल्थ सेफ्टी के जो रिस्क एसोसिएट होता था उसके लिए, प्रोटेक्ट, कैसे हम प्रोटेक्ट करें, और साथ ही कि यह सबके लिए सामान्य रूप से लागू हुआ। यानी यह बात क्लियर हो चुका था कि आप चाहें सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कंपनी हो, आपके ऊपर डीएससी रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है। चाहे आप कहीं भी वर्क करते हो, दुनिया के किसी भी कोने में वर्क करते हो, आपकी कंपनी हो, आपका छोटा फर्म हो, तब भी आपके ऊपर ये अप्लाई होगा। बहुत से लोग इस बात को जानते ही नहीं हैं, इस वजह से तमाम तरह की परेशानियों को झेलते हैं। आज हम इसमें हर एक चीज़ को देखते हुए चर्चा करते रहेंगे और आपको बताएंगे, 5 क्वेश्चन को बताएंगे।
और उसके साथ साथ और भी एडिशनल जानकारियां मैं आपको देता चलूंगा। डियर स्टूडेंट, व्हाई द डीएससी एक्ट वाज नीडेड? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर डीएससी एक्ट की जरूरत क्यों थी, क्यों पड़ी? क्या डीएससी एक्ट के बगैर हम काम नहीं कर सकते थे? आखिर निश्चित रूप से जब आप जानिए कि जब कोई प्रॉब्लम्स आती है, जब हम फेस करते हैं, तमाम तरह के लोगों का लाइफ जो है अफेक्ट हो जाता है, उससे प्रभावित होता है, तो हमें एक नियम और कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती थी। उस समय जब 1992 से पहले की अगर बात किया जाए तो उस समय इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं था, कोई भी नियम नहीं था, कोई भी रूल नहीं था कि इस तरह से अगर इस तरह की समस्या आती है तो हम क्या करेंगे। तो जब देखा गया, जब इस केस को स्टडी किया गया, इसको एनालिसिस किया गया, तो पाया गया कि इसकी जो मेन रूट कॉजेज हैं वह तो डीएससी है, और इसको हम रिमूव कैसे करें। वर्क एम्प्लॉयर भी परेशान था, ये एम्प्लॉयर के हक में भी बेहतर था। एम्प्लॉयर अगर मान लीजिए काम कर रहे हैं, उसके दौरान अगर कुछ बात होती है तो वो खर्चे तो एम्प्लॉयर ही करेगा, वो कंपनी ही करेगी। आपको अगर आई प्रॉब्लम हो जाए तब भी कंपनी पैसा देगी, क्योंकि काम करते समय हुआ है। अगर आपके गर्दन में समस्या आ गई, सर्वाइकल पेन हो गया, तब भी आपको कंपनी पे करेगी। स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित परेशानी हो गई, रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या आ गई, तब भी कंपनी को परेशानी होगी। अपर बॉडी प्रॉब्लम्स आ गई, जिसे अपर लिम्ब डिसऑर्डर कहते हैं, वो अगर आ गया तब भी आ गया। डिजनेस प्रॉब्लम अगर आ गई, चक्कर आने का जिसे या फैटिगो की समस्या आ गई, तब भी जो है झेलना पड़ेगा। तो तमाम तरह की इन बातों को देखते हुए उस समय बनाया गया, एक डीएससी एक्ट रेगुलेशन को लागू कर दिया गया। यह जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आंख की समस्या ना हो, गर्दन की समस्या, गर्दन पेन की, जो गर्दन दर्द होता है जिसे सर्वाइकल पेन कहते हैं, ये ना हो, स्पाइनल कार्ड की प्रॉब्लम ना हो, रीढ़ की हड्डी की समस्या ना हो, और जो पीठ दर्द होता है ये दर्द ना हो, अपर लिम्स प्रॉब्लम जो होते थे, शरीर के ऊपरी हिस्सों में जो समस्याएं आती थी वो समस्या ना हो, और फिर फैटिगो और डिजीनेस, चक्कर आने की समस्या जो होती थी, ये ना हो। इन तमाम बातों को देखते हुए डीएससी एक्ट को बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, और इसी वजह से डीएससी एक्ट बनाया गया था। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ये मुख्य रीज़न थे, और बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर आप अपने तरीके से दे सकते हैं इसको जान करके। अब हम आगे के पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आगे क्या इस एक्ट के बारे में और सब बेहतरीन चीज़ क्या है, और क्या इसकी स्पेसिफिक मेरिट्स हैं। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज द डीएससी एक्ट से फॉर सेफ्टी? यानी डीएससी एक्ट सेफ्टी के लिए, हेल्थ सेफ्टी के लिए स्पेशली क्या कहता है। तो इसमें 6 पॉइंट्स थे जो डीएससी एक्ट 1992 की मैं बात करूं तो 1992 क्या कहता था उस समय जो बनाया गया। तो पहला था, एम्प्लॉयर मस्ट कैरी आउट ए रिस्क असेसमेंट। एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि वो रिस्क असेसमेंट करें, वर्क स्टेशन को प्रॉपर वे में बनाएं, प्रॉपर वर्क स्टेशन होना चाहिए, यानी बैठने का जगह, कंप्यूटर, मॉनिटर, स्क्रीन या जितने भी डिस्प्ले यूनिट्स हैं उन पर अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई वर्कर या एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई गई किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए, वो उसकी ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू टेक नेसेसरी स्टेप टू रिड्यूस दिस रिस्क। यानी ये एम्प्लॉयर की एक जिम्मेदारी बनती है कि वह इसके लिए, इस रिस्क को खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है उसे उन्हें उठाना होगा, उसे वह इनकार नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डीएससी एक्ट 1992 यानी 1992 के अनुसार। और इसके साथ साथ उसमें एक प्रोविज़न दिया कि आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपका जो साइकिल चल रहा है, ईयरली, मंथली या फिर क्वार्टरली, इस तरह का आपको हेल्थ चेकअप की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली इसमें आई टेस्ट की होगा ताकि आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम ना हो, आई टेस्ट, प्रॉपर वर्क स्टेशन का। और फिर इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट कंप्लाई विद दिस रूल ही विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द क्रिमिनल एक्टिविटीज। जो सबसे अहम बात बताई गई इस एक्ट के माध्यम से कि इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट कंप्लाई विद दिस रूल, यदि आप कोई एम्प्लॉयर है और इसको नहीं मानता है, उस चीज़ को नहीं करता है, तो ही विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द क्रिमिनल एक्टिविटीज। उसे एक क्रिमिनल गतिविधि के अंतर्गत ट्रीट किया जाएगा, उस पर मुकदमा किया जाएगा, चलाया जाएगा, यहाँ तक कि उसे कंपनसेशन और फाइन का भी भरना पड़ेगा, जिसे आप कहते हैं हर्जाना, फाइन इत्यादि। यानी कोर्ट भी उसे मजबूर करती है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही
बेहतर नियम कह सकते हैं, स्पेशली हेल्थ सेफ्टी के लिए, फायर सेफ्टी के लिए, जो लोग भी वर्क करते हैं, क्योंकि जब हमारा हेल्थ ही अफेक्ट होगा तो फिर हम बेहतर ना काम कर सकते हैं और ना ही कंपनी को और आगे हम ग्रो अप करा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द ओल्ड डीएससी एक्ट एंड व्हाई वाज इट इम्प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट, इसमें भी 4 पॉइंट्स बहुत ही मायने रखते हैं। जो पुराना डीएससी एक्ट था उसे हम 1992 एक्ट के नाम से जानते थे, लेकिन इसमें बहुत सी कमियां थी, है ना। तो द ओल्ड डीएससी एक्ट इज नोन एज 1992 एक्ट बट इट हैड मेनी ड्रॉबैक्स। बहुत सी कमियां थी इसमें। दूसरी बात मैं करूं, फॉर वायोलेशन of the DSC Act, the employer was prosecuted, but there were some circumstances from which the employer escaped. ये व्यवस्था तो थी कि अगर ऐसा आप काम नहीं करेंगे तो आपको इस कार्य के लिए आप पर मुकदमा चलेगा, आप पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट और चांस थे जिससे कि एम्प्लॉयर बच के निकल जाते थे और फिर इसे नज़रअंदाज करने लगते थे। यह एक सबसे बड़ी कमी थी। इस कमी को बार बार देखा गया 1992 से लेकर के, और यह कंटिन्यू चलता रहा, क्योंकि जब भी कोई रूल बनाया जाता है और उसको अप्लाई किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो जब उसमें वर्क शुरू होता है तो बीच में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं और वह कमियां भी उजागर होती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर फिर मैं आगे की बात करूं तो उसमें क्या था कि whatever deficiencies in the old DSC Act were removed and a rule was made that it should be strictly followed whatever it was a company or the self-employed। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें बनाया इसलिए गया, पुरानी कमियों को दूर किया गया, जो इम्प्रूव किया गया, उसमें जो भी पुरानी कमियां थीं उसको रिमूव किया गया और फिर नई चीज़ें जो हेल्थ और सेफ्टी के लिए बेहतरीन साबित हो सकती थी उसे बनाया गया। और यह भी प्राविधान, ये प्रोविज़न किया गया कि इसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आप इससे बच नहीं सकते, चाहे आप कंपनी हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों पर ही समान रूप से लागू होता है। अगर हम चौथी बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आफ्टर इम्प्रूविंग द डीएससी एक्ट देयर वाज ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड रिस्क प्रॉब्लम। जब इसमें इम्प्रूव किया गया, जो कमियां थीं उसे जब दूर किया गया तो यह देखा गया, ये पाया गया कि हेल्थ और रिस्क की जो समस्या थी डीएससी के वजह से, उसमें काफ़ी बेहतर हुआ है और उस रिस्क में काफ़ी गिरावट आई है और बेहतर प्रदर्शन होने लगा, परफॉर्म लोग करने लगे। तो जिससे ये साबित होता है कि फिर ये काफ़ी कारगर था और बहुत ही बेहतर साबित हुआ हेल्थ और सेफ्टी के लिए। कंपनी के एम्प्लॉयर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ, क्योंकि उनको पैसे नहीं खर्च करने पड़ते थे, इलाज के पैसे नहीं खर्च करने पड़ते थे और धीरे धीरे वह और भी बेहतर होने लगा। तो कंपनी भी अब इस नियम को बहुत ही स्ट्रिक्टली मानने लगी और इस पर ध्यान देने लगी। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द न्यू डीएससी एक्ट। जो नया जब सुधार किया गया तो फिर नया एक्ट बनाइए, तो नया एक्ट बना तो उस डीएससी एक्ट को क्या कहते हैं। तो whenever the DSC Act was reformed in 1992, it was then known as the 2002 Act because it was reformed in 2002। जो 1992 का DSC Act था उसमें सुधार किया गया, तो उसमें सुधार करने के बाद जो इसका नाम दिया गया वो दिया गया DSC Act 2002, क्योंकि 2002 में वो सारी कमियां दूर कर दी गई थी और तब से लेकर के 2002 डीएससी एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। और हम कह सकते हैं कि द न्यू डीएससी एक्ट इज 2002 और अभी भी इसमें